सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि फिजिक्स में सर कुछ समझाइए, और एक गॉस की प्रमेय का हम टॉपिक लेकर आए हैं, इसकी खासकर डिमांड आई थी। तो गॉस की प्रमेय को आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसके अनुप्रयोग हैं और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें के बारे में जानना होगा इस वीडियो में, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। खासकर जैसे कूलॉम का नियम, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, और आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। यानी हम जो है गॉस की प्रमेय को तो सिद्ध करेंगे, और साथ में उसमें जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, अदिश गुणनफल वगैरह, इन सब टॉपिकों को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको प्रमेय पूरी समझ में आएगी। आप अपने बीच में से छोड़ दिया, कट करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहला मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दें, ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। वो आपकी मर्जी कि आप कभी भी समय निकाल कर बाद में देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, गॉस की प्रमेय जो ये टॉपिक है, ये 12th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कूलॉम के नियम के बारे में पता होना चाहिए कि कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का जो नियम है वो दो आवेशों से संबंधित है। आवेश आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। और जो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात सभी अच्छे से जानते होंगे। तो कूलॉम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या नियम दिया था कि अगर कोई से भी दो आवेश, मान लीजिए कि एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2, अगर कोई से भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं। इनके बीच में एक प्रकार का बल लगेगा जिसको हम आकर्षण बल भी कह सकते हैं, प्रतिकर्षण बल भी कह सकते हैं। वो कौन सा बल होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, अर्थात ये दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, या एक धनावेश है या एक ऋणावेश है, ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर दोनों एक जैसी प्रकृति के होंगे, अर्थात दोनों धनावेश हों या दोनों ऋणावेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हों, यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो ये आकर्षित करेंगे, यानी तब इनके बीच में जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। तो उन्होंने ये नियम बताया था कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए इसे F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो बल F होता है वो इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 के मात्राओं के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 की मल्टीप्लाई के, जो F होता है। एक बात तो उन्होंने ये बताई, और दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि यही बल जो होता है वो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एंटी प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये इन्होंने दूसरी बात बताई। अगर हम इन दोनों नियमों को मिला दें, एक साथ लिख दें, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 r² हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, बराबर का निशान लाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। और एप्सिलॉन नॉट जो होती है, एक इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। और ये जो आपका है, ये Q1 × Q2/r², ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इस तरीके से ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपका दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आ गया। इसके अलावा एक होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो आपका वैद्युत क्षेत्र का, ये वैद्युत बल भी कह सकते हैं, इसको हम वैद्युत बल भी कह सकते हैं, वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ये इसका सूत्र आ गया फिजिक्स में। एक होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सबसे पहले तो आपको इसके लिए वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश
जहाँ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम जो है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है E = F/Q होता है, यानी कि बल को अगर आप आवेश से भाग कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाती है। और जैसे ही हमने अभी ये बल का सूत्र निकाला तो हम अगर ये F की वैल्यू पूरी यहाँ पर रख दें 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है, और बटे में मान लीजिए Q है। अब समझ लीजिए कि यहाँ तो फॉर्मूला जब हम खाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो खाली Q ही लिखते हैं। अब मान लीजिए कि वो इस Q की जगह पे इन्हीं में से कोई एक आवेश स्थित है Q1, यानी उस इन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश स्थित होता है जो मान लीजिए जैसे ये वाला आवेश है तो ये इसी दूसरे आवेश के कारण क्या अनुभव कर रहा है, ये वाला Q1 आवेश इस Q2 के कारण बल अनुभव कर रहा है, या ये वाला Q2 है वो इस Q1 के कारण अनुभव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों Q1 Q2 के कारण बल अनुभव कर रहा है और Q2 Q1 के कारण, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ये दोनों वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित हैं। यानी हम इन्हीं दोनों में से कोई एक आवेश इस Q की जगह पे लेंगे। यहाँ पर आप Q1 भी ले सकते हो, Q2 भी ले सकते हो। तो मान लीजिए Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, अगर यहाँ Q1 है तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 होता तो Q2, तो अब आपका बचेगा 1/4πε0 Q2/r²। ठीक है, और जब सिंगल आवेश रह जाता है तो आपको इसमें Q2 या Q1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे खाली Q/r² लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो E = 1/4πε0 Q/r² आ जाता है। ये सूत्र आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करने में जरूर काम आएगा। तो देखिए, जब वैद्युत बल होता है तो वहां पर दो आवेश आपस में गुणा में होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो, दोनों इसकी वैल्यू भी मान लीजिए Q हो जाए, इसकी भी Q हो जाए, तो Q की Q से गुणा करके Q का स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल में Q का स्क्वायर आता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q का स्क्वायर नहीं होता। r² दोनों में होता है और 1/4πε0 दोनों में होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट मात्रक होता है। और 1/4πε0 जो होता है इस पूरे की भी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये कुछ फिक्स वैल्यू है जो आपको फिजिक्स में हमेशा याद रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, यानी आपके वैद्युत बल हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसके बाद हम जानेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अब इसको भी देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ स्थित है, कोई भी पृष्ठ हमने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वो होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई आवेश यहाँ पे स्थित है, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का Q, तो वैद्युत बल रेखाएं एक आवेश से निकलती हैं और दूसरे तक जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं, अगर आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इस तरीके के चित्र भी बनाकर दिखाए गए होंगे। और इस तरीके से दूर तक निकल, यानी धनावेश, इनके बहुत सारे गुण होते हैं, वो उन गुणों को भी जानना आपको बहुत जरूरी है कि हमेशा धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। ठीक है, और जो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, जहाँ आवेश होता है पास, वहाँ पे पास होती है, दूर जाने पे दूर हो जाती है। और जहाँ आवेश होता है वहाँ पर इनकी तीव्रता जो होती है हमेशा पास ज़्यादा होती है, दूर जाने पर आवेशों से कम हो जाती है। और कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी ऐसे करके क्रॉस नहीं करती कि मान लीजिए एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अगर ऐसा होता तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती, और एक स्पर्श रेखा जो होती है वो वैद्युत बल रेखा की दिशा को निर्धारित करती है। तो ये इस तरीके से कुछ वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं। इसके बारे में तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय, तो हम उस पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को हम φE इस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे इसकी जो अगर हम न्यूमेरिकल वाली परिभाषा इसकी पढ़ें तो वो ये होती है कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी जिस पृष्ठ से वो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल, और जिस वैद्युत क्षेत्र में वो पृष्ठ स्थित है उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो φE का मान होता है वो E, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और मान लीजिए छोटा सा क्षेत्रफल है DA, जब क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एरिया बोलते हैं, और जब छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो D अक्षर लगा देते हैं उसके साथ। D का मतलब ये क्षेत्रफल का छोटा सा अवयव है, और जब हम छोटा सा अवयव लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी आपका छोटा सा ही अवयव हो जाता है d φE। तो जो d φE का मान होता है वो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल अवयव dA इन दोनों के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल को हम डॉट गुणनफल से प्रदर्शित करते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल नाम से चैप्टर है 11वीं क्लास में, तो उसमें विस्तार से अदिश और सदिश गुणनफल के बारे में बताया गया है, दो वेक्टर के बारे में। मैथ्स में भी बताया गया है, जो आपकी त्रिविमीय ज्यामिति उसमें इसमें सदिश गणित जो है उसमें बताया गया है कि सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल क्या होते हैं। तो दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल होते हैं उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स का मान। ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। अब आइए हम सीधे गॉस के प्रमेय पे आ जाते हैं। ये तो मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब हम गॉस के प्रमेय पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये है सबसे पहले गॉस के प्रमेय का सिद्धांत, स्टेटमेंट कि किसी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को मैंने जैसा कि बताया फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित संपूर्ण आवेश का, यानी संपूर्ण आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये इसका सिद्धांत है वैद्युत जो गॉस की प्रमेय है। गॉस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि किसी भी निर्वात के अंदर वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई बंद पृष्ठ स्थित है तो उससे गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी, अर्थात वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स भी कह देते हैं शॉर्ट में, जैसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी निर्वात में स्थित वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उसी पृष्ठ के भीतर स्थित संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फाई ई होता है वो संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना के लिए गुणा कर देते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि फाई इकावन Q की 1 से गुणा होकर Q आ जाएगा, Q/ε0 के बराबर होता है। ये गॉस की प्रमेय का सिद्धांत है, यानी सूत्र में ही गॉस की प्रमेय का सिद्धांत है। अगर आपको ये पता है तो आप ये पूरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी निर्वात में, यानी गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो उस पृष्ठ के भीतर स्थित संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया, लेकिन ये हमें सिद्ध करके दिखाना है इसमें, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। तो आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको इसमें एक फिगर चित्र बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी भी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई एक बंद पृष्ठ है। इसको जो काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉस के प्रमेय से संबंधित है, गॉस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को जब भी हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में निर्वात में किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो गॉस नाम के वैज्ञानिक के नाम पर ही उन पृष्ठों का नाम गॉसियन पृष्ठ पड़ गया। तो एक ही गोल गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है काल्पनिक, और मान लीजिए कि इसका केंद्र O है, और ये समझ लीजिए कि इसके केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है। अब इसी के इस पृष्ठ पर हमने कहीं पर भी चारों तरफ कहीं पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और इस क्षेत्रफल, वैसे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम A से प्रदर्शित करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसको हम dA से प्रदर्शित करेंगे। और जो इस गोले की त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली, R मान ली, स्मॉल r से प्रदर्शित कर दी, यानी ये दूरी भी R हो गई। इस पृष्ठ से इस केंद्र तक की दूरी भी क्या हो गई, R हो गई। ये पृष्ठ की त्रिज्या भी हो गई। तो मान लीजिए जो हमने ये जो क्षेत्रफल लिया है, ये यहाँ पर हमने एक बिंदु P मान लिया है। इस बिंदु P के चारों ओर हमने ये क्षेत्रफल लिया है, क्षेत्रफल अवयव। और इस क्षेत्रफल अवयव का जो वेक्टर है उसको हम dA से प्रदर्शित करेंगे। क्षेत्रफल को A से करते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए dA से करेंगे। और ये जो हमने प्रदर्शित किया है क्षेत्रफल का वेक्टर किया है। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस पृष्ठ के बिल्कुल अभिलंबवत है बाहर की ओर, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है। अभिलंबवत का मतलब ये हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है, वो दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आवेश किस प्रकृति का है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, और अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो वो उसी की ओर होती है। तो ये धनात्मक आवेश है, तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी क्या होगी, बाहर की ओर, दूर की ओर होगी, क्योंकि आवेश कैसा है, धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तो ये दिशा अंदर की तरफ होती। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इस आवेश के कारण इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे कि कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र हमने सिद्ध करा था। तो हम क्या करेंगे, केंद्र O पर स्थित
जब भी आप फिर में पेपर में सिद्ध करते हैं तो आपको सबसे पहले लिखकर बताना पड़ेगा, जो मैंने चित्र में बोलकर बताया कि एक ये ओ केंद्र का हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है जिसकी त्रिज्या r है। इसके पृष्ठ बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया है जो लंबवत बाहर की ओर है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र दिखता है वो भी बाहर की ओर है। इस तरीके से आपको थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी वीडियो में इस चीज़ को नहीं लिखकर दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट हम बस फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। तो केंद्र O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो इस E का जो मान होगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, जो हम पहले प्रूफ करके दिखा चुके हैं इस वीडियो में, यही होगा, क्योंकि 1/4πε0 तो नियतांक है, तो हमेशा यही रहना है वैद्युत क्षेत्र में। जब भी आप कभी लगाए पूरी फिजिक्स में यही रहेगा। आवेश Q का मान यही है, प्लस Q है तो प्लस लगा दिए, प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और दूरी, जितनी दूरी पर आप निकाल लें, तो दूरी आ रही है यहाँ भी आ रहा है, तो R का मान R ही लग गया। इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, पृष्ठ पर स्थित ये जो बिंदु P है इसके चारों ओर जो क्षेत्रफल अवयव dA, केवल इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स को मैंने अभी आपकी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में बताया था, फाई E से प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि ये छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है तो d फाई E लिखेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि यहाँ पर E है, और जो क्षेत्रफल अवयव होता है जो कि यहाँ पर d है, उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी E डॉट dA के बराबर होगा। और अगर आप ध्यान से इस चित्र में देखें तो E की दिशा और dA की दिशा दोनों एक ही दिशा में है ना। E व dA दोनों एक ही दिशा में हैं। और अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तब उनका जो अदिश गुणनफल होता है, या आपने अदिश गुणनफल के गुणों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी बता देता हूँ कि दो अदिश गुणनफल अगर वो समांतर हैं यानी एक ही दिशा में है, तो दो समांतर और एक ही दिशा में स्थित दो वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल होता है वो उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात तब उनके वेक्टर के चिन्ह हट जाते हैं, डायरेक्ट उनकी गुणा के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों E और dA एक ही दिशा में है, इसलिए इन दोनों का जो E डॉट dA का जो गुणनफल है वो डायरेक्ट E dA के बराबर आ जाएगा। अर्थात इनके ऊपर से जो वेक्टर का निशान है वो हट जाएगा, यानी E डॉट dA का मान खाली E dA के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमने जो क्षेत्रफल निकाल लिया, तो सॉरी हमने जो वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया वो E डॉट dA के बराबर आ गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि E का मान ये है समीकरण 1 से, जो हमने यहाँ निकाला था वो मान उठा के हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से, तो हम ये मान यहाँ उठाकर रख देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए मैंने ये इसको रब कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से d फाई E तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, ये E का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे 1/4πε0 Q/r², और ये dA ऐसे आ गया, इसका समीकरण नंबर हम 2 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी तो ये जो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है छोटे से क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला निकाला है, लेकिन अगर हम इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला निकालें यानी पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आपको इस पूरी समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा, जैसे मैथ में करते हैं, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो समाकलन का निशान ये होता है, तो यहाँ पे d फाई E का समाकलन हो जाएगा, और इधर जो है 1/, जो नियतांक कांस्टेंट चीजें वो बाहर आ जाएंगी, 1/4πε0 नियतांक के बाहर आ जाएगा,
क्यू भी आपका आवेश फिक्स है, इसमें वो चेंज नहीं होगा। दूरी ये फिक्स है, ये भी चेंज नहीं होगी। यानी जब हम इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकालें या पूरे गोले के लिए निकालें, आवेश तो उतना ही रहना है, ये त्रिज्या भी उतनी रहनी है, और ये तो पूरा नियतांक है तो ये भी उतना ही रहना है। समाकलन जो होता है वो कांस्टेंट चीजों का नहीं होता है, यानी जो निश्चित होती है उनका नहीं होता है, जो बदलती है उनका ही होगा। बदलेगा कौन? पहले क्षेत्रफल ये छोटा सा था, अब पूरे गोले का आ जाएगा, यानी इसमें वृद्धि हो रही है, जिसमें वृद्धि या कमी होती है उसका समाकलन होता है। तो समाकलन यहाँ सिर्फ डी ए का होगा। तो जैसे ही समाकलन का चिन्ह जब इसके आगे लगाए, जैसे हम इस डी फाई का समाकलन करेंगे तो ये क्या, अभी ये छोटा सा वैद्युत फ्लक्स था, अब ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा, यानी ये केवल क्या बन जाएगा, फाई ई। जैसे इस डी फाई का समाकलन होगा, ये फाई ई बन जाएगा, और यानी आप ये कह सकते हैं कि तब ये छोटा सा वैद्युत फ्लक्स था, समाकलन होने के बाद हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स रखना पड़ेगा, जो कि फाई ई है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे, छोटे से क्षेत्रफल का, तब ये पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। और पूरा क्षेत्रफल जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पूरा क्षेत्रफल जो है यानी कि ये डी ए है, तब ये ए बन जाएगा, और ए यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल, और गोले का पूरा क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, अगर खासकर उसकी त्रिज्या आर है, तो हमें ये गोले के क्षेत्रफल का पूरा मान 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो 4 पाई से 4 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका ऊपर क्यू बचा, गुणा में 1 बचा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी क्यू और 1 की, तो ऊपर आपका क्यू आ जाएगा, और नीचे आप देखोगे क्या बचा, ओनली एप्सिलॉन नॉट। तो आपका सिर्फ क्या बचा, इधर फाई ई बचा, और इधर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचा, जिसको हम ये लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप ध्यान से देखिए, यही हमें गॉस के प्रमेय में सिद्ध करना था। तो इस तरीके से जो है हमने ये पूरी गॉस की प्रमेय सिद्ध करके दिखा दी कि किसी भी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर स्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रमेय जो है समझ में आ गई होगी, और इसमें जो मेरे छोटी छोटी बातें और भी जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।